चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर 4 जिसका नाम है रासायनिक बलगतकी और जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं केमिकल काइनेटिक, इस पूरे चैप्टर को एक ही वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट था कि सर रासायनिक बलगतकी चैप्टर के पूरे चैप्टर को एक ही वीडियो में पढ़ाइए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर 4 यानी कि रासायनिक बलगतकी को फिनिश करने वाला हूं, यानी कि समाप्त करने वाला हूं। तो अगर आपको भी रासायनिक बलगतकी चैप्टर को स्टेप बाय स्टेप समझना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। इससे पहले मैंने आपको चैप्टर 1, 2, 3 इन तीनों को मैंने एक एक चैप्टर को एक एक वीडियो में ऑलरेडी पढ़ा दिया है। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप सर्च करके भी देख सकते हैं। तो देखिए, रासायनिक बलगतकी चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें यह समझना होगा कि रासायनिक बलगतकी कहते किसे हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने डेफिनेशन यहाँ पर लिखा है कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रियाओं की दर का मतलब अभिक्रियाओं की वेग तथा उनको प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बलगतकी कहलाती है। यानी कि रसायन विज्ञान की एक ऐसी शाखा है रासायनिक बलगतकी जिसके अंतर्गत हम अभिक्रियाओं जैसे रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, उनको प्रभावित करने वाले अभिक्रियाओं के वेग और उनको प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, जैसे आपको पता होगा कि उत्पाद, ठीक है, सॉरी यहाँ पर देखिए अभिकारक, ठीक है, जब हम कोई अभिकारक लेते हैं, ठीक है, और दो अभिकारकों का जब हम रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, हमारा उत्पाद बनता है। ठीक है, इसी के बारे में हम इस पूरे वीडियो में समझेंगे, इसी के मैकेनिज्म को समझने वाले हैं। तो देखिए रासायनिक बलगतकी मैंने आपको डेफिनेशन बता दिया। अब इसके बाद में हमें पढ़नी होती है अभिक्रियाएं। जैसे अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है, तो देखिए ये लगभग 3 प्रकार की होती हैं। यानी कि वेग के आधार पर अगर हम देखें, वेग, ठीक है, के आधार पर रासायनिक, ठीक है, अभिक्रियाएं निम्न 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो वेग के आधार पर जो है रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन? तीव्र अभिक्रियाएं, मंद अभिक्रियाएं और अतिमंद अभिक्रियाएं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे तीव्र अभिक्रियाओं के बारे में। तो तीव्र का मतलब होता है तेज, ठीक है, अभिक्रियाएं। तो वो अभिक्रियाएं, देखिए डेफिनेशन, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो अतिशीघ्रता का मतलब बहुत जल्दी संपन्न हो जाती हैं, तीव्र अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तीव्र का मतलब ही तेज होता है। ठीक है, तो तीव्र अभिक्रियाएं पहला हम पढ़ेंगे। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो अतिशीघ्रता से यानी कि बहुत जल्दी संपन्न हो जाती हैं उन्हें हम तीव्र अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, जैसे इसका जो उदाहरण होगा, ठीक है, उदाहरण, तो उदाहरण में हम लोग लिख सकते हैं क्या, देखिए उदाहरण में हम लोग लिख सकते हैं इसके आयनिक अभिक्रियाएं, आयनिक अभिक्रियाएं। ठीक है, तो ये जो आयनिक अभिक्रियाएं होती हैं ये बहुत ही तीव्रता से संपन्न होती हैं, बहुत ही तेजी से संपन्न होती हैं, इसीलिए हम इसे कहते हैं तीव्र अभिक्रियाएं। ठीक है, समझ में आया। इसके बाद में तीव्र के बाद जो हमारा सेकंड है, यहाँ पर एक अभिक्रिया मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपका एग्जाम्पल हो जाएगा NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, ठीक है, प्लस AgNO3, ठीक है, डेट गिव्स आउट, यानी कि ये आपके अभिकारक हैं, गिव्स आउट NaNO3 प्लस AgCl। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर समझना है कि ये जो अभिक्रिया है बैलेंस है या नहीं, संतुलित है या नहीं। तो देखिए Na के एक हैं, Na के यहाँ पर भी मॉलिक्यूल एक है, Cl भी एक है, Cl भी एक है, Ag एक है, Ag भी एक है, NO3 है, ठीक है, NO3 है, तो ये सेम है। अब यहाँ पर आपको समझना है कि जो अभिक्रियाएं होती हैं वो 2 चीज़ों से मिलकर बनती हैं। एक होता है आपका अभिकारक और एक होता है आपका उत्पाद, ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट। एक होता है रिएक्टेंट और एक होता है प्रोडक्ट। तो ये जो साइड में होता है, लेफ्ट साइड में, उसे हम लोग कहते हैं अभिकारक या रिएक्टेंट, ठीक है। जो राइट में होता है इसे हम कहते हैं उत्पाद या फिर प्रोडक्ट, ठीक है। तो इन्हीं सब के बारे में हमें पढ़ना है। सबसे पहले समझिए कि ये दोनों जो हैं आपके अभिकारक हैं, इन दोनों की जब अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है, उत्पाद बनता है।
ये है कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनमें कुछ उत्प्रेरक भी भाग ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मैं अभिक्रिया बता रहा हूँ इसमें आपको ये समझना है कि अभिकारक से उत्पाद बनता है। ठीक है, इसको आपको आगे पढ़ना है। तो ये फर्स्ट आपका है तीव्र अभिक्रियाएं। सेकंड हमारा क्या है, अभिक्रियाओं के वेग के आधार पर। तो देखिए दूसरा है हमारा मंद अभिक्रियाएं। मंद का मतलब धीमी, ठीक है, स्लो। तो मंद अभिक्रियाएं, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, इसे हम कहते हैं इंग्लिश में है स्लो रिएक्शंस। ठीक है, तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो तीव्र अभिक्रियाओं से कम एवं अति मंद अभिक्रियाओं से अधिक वेग से संपन्न होती हैं मंद अभिक्रियाएं कहलाती हैं। यानी कि देखिए तीव्र अभिक्रियाएं बहुत तेजी से संपन्न होती हैं, तो मंद अभिक्रियाएं जो है वो तीव्र अभिक्रियाओं से कम, ठीक है, और अति मंद अभिक्रियाओं से थोड़ा अधिक वेग से संपन्न होती हैं, उसे हम कहते हैं मंद अभिक्रियाएं। क्योंकि जो अति मंद अभिक्रिया भी पढ़ेंगे वो बहुत ही स्लो होगा, उसमें दिन सालों भी लग जाते हैं। ठीक है, तो ये होगा आपका मंद अभिक्रियाएं। अब मंद अभिक्रियाओं का भी हम उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, तो इसका भी उदाहरण देखते हैं। उदाहरण, ठीक है, तो उदाहरण में इसके हम लोग लिख सकते हैं जैसे 2H2O2, ठीक है, 2H2O2 डेट गिव्स आउट, और यहाँ पर गिव्स आउट नहीं रहेगा, कुछ इस प्रकार से चिन्ह रहेगा। ठीक है, याद रखना है, एक इधर से और एक इधर से। इसका मतलब क्या होता है शायद आपको पता हो क्या होता है। इसका मतलब ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, केवल इधर है, ठीक है, नीचे नहीं है। इस प्रकार से आपको बनाना है, पहले इधर से फिर उसके बाद में इधर से। ठीक है, इसका मतलब होता है ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। अभी बताता हूँ उत्क्रमणीय क्या है। तो देखिए 2H2O2 गिव्स आउट 2H2O और प्लस O2। ये अभिक्रिया जो है ये मंद अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, यानी कि इसका जब हम, ठीक है, ये रिएक्टेंट है आपका, इससे हमने जल और ऑक्सीजन बनाया। ठीक है, अब हम ये उत्क्रमणीय का मतलब क्या होता है, उत्क्रमणीय का मतलब होता है आप रिएक्टेंट से उत्पाद भी बना सकते हैं और उत्पाद से आप अभिकारक भी बना सकते हैं। ठीक है, यानी कि अब अभिकारक से उत्पाद भी बन जाएगा, उत्पाद से अभिकारक भी बन जाएगा, इससे ये बन जाएगा, इससे आप बनाना चाहें तो ये भी बन जाएगा। तो इसे हम लोग कहते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक है, हाइड्रोजन पराक्साइड है ये H2O2, हाइड्रोजन पराक्साइड से हमने जल और ऑक्सीजन बनाया। अब जल और ऑक्सीजन से हम हाइड्रोजन पराक्साइड को फिर से बना सकते हैं। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ये मंद अभिक्रिया का उदाहरण है। इसके बाद में हमारा तीसरा अभिक्रिया आता है। तो देखिए हमारा तीसरा जो है वो है अतिमंद अभिक्रियाएं। अतिमंद का मतलब बहुत ज़्यादा धीमी अभिक्रियाएं। ठीक है, अतिमंद अभिक्रियाओं को हम इंग्लिश में कहते हैं वेरी स्लो रिएक्शन, बहुत धीमी अभिक्रियाएं। इसे देखिए कैसे समझेंगे, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो अत्यधिक मंद वेग से यानी कि अत्यधिक धीमी वेग से संपन्न होती हैं अतिमंद अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इसका एग्जाम्पल आप लोग पूछेंगे तो एग्जाम्पल भी यहाँ पर समझ लीजिए। ठीक है, एग्जाम्पल का मतलब उदाहरण। ठीक है, तो एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं इसमें क्या क्या, एक लिख सकते हैं यानी कि आप लिख सकते हैं प्रयोगशाला की जो अभिक्रियाएं होती हैं। ठीक है, प्रयोगशाला लेबोरेटरी जो रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, की अभिक्रियाएं और दूसरा आपका होता है जैसे दूध से दही बनना। ठीक है, दूध से दही बनना। अब दूध से दही बनने में जो है आपका काफ़ी टाइम लग जाता है, जो आपको पता होगा। ठीक है, हमें तो पता है। तो दूध से दही बनना और प्रयोगशाला की अभिक्रियाएं जो हैं अतिमंद अभिक्रियाओं का उदाहरण है। जैसे एक अभिक्रिया मैं यहाँ पर लिख देता हूँ CH3COOH, ठीक है, प्लस C2H5OH, यानी कि एसिटिक एसिड को जब हम एथिल अल्कोहल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, ये दोनों आपके अभिकारक हैं, मैंने आपको बताया लेफ्ट में अभिकारक होते हैं। ठीक है, तो आपका बनता है CH3COO C2H5 और H2O। ठीक है, तो ये अभिक्रिया जो है ये आपकी अतिमंद अभिक्रिया कहलाएगी, यानी कि बहुत ज़्यादा स्लो ये अभिक्रियाएँ होती हैं। इसके बाद में हमारा अगला जो आता है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है अभिक्रिया की दर या वेग हम किसे कहते हैं, यानी कि अभिक्रिया की दर या वेग। इसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, अगर वेग कहें तो वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, या आप कह सकते हैं रेट और वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। तो देखिए क्या होता है, तो अभिक्रिया की वेग का जो डेफिनेशन होता है वो इस प्रकार से है, इकाई समय में किसी भी अभिकारक, ठीक है, या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन
को रासायनिक अपक्रिया की दर या वेग कहते हैं। यानी कि एक पार्टिकुलर टाइम में, इकाई समय में, ठीक है, किसी भी अभिकारक या उत्पाद की, या है प्रोडक्ट ले लीजिए चाहे रिएक्टेंट ले लीजिए, किस सांद्रता, सांद्रता का मतलब कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि उसके मॉलिक्यूल्स कितने हैं, जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे उतनी ज़्यादा आपकी अपक्रिया, अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता होगी। तो सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को रासायनिक अपक्रिया की दर या वेग कहते हैं। इकाई समय में अगर किसी भी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन होगा तो उसे हम लोग कहेंगे रासायनिक अपक्रिया की दर या वेग, ठीक है। अब देखिए अपक्रिया की जो दर होती है उसको हम कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पर हम लोग समझते हैं। तो देखिए आप अभिक्रिया की वेग बराबर लिख सकते हैं, जैसे आप लोग यहाँ पर लिखिए अभिक्रिया की वेग, ठीक है, डेफिनेशन की सहायता से समझिए अभिक्रिया की या का वेग, ठीक है, इक्वल टू आप लिख सकते हैं इसका डेफिनेशन क्या, मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, समझ जाइएगा। तो अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन, ठीक है, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में क्या परिवर्तन हो रहा है अपान परिवर्तन में लगा समय, परिवर्तन में लगा समय, ठीक है। तो अपक्रिया की वेग इक्वल टू होता है अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन अपान परिवर्तन में लगा समय। मैंने आपको डेफिनेशन में पहले ही बताया है कि इकाई समय में किसी भी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को हम रासायनिक अपक्रिया की दर या वेग कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना यानी कि यदि मान लीजिए डेल टी समय में पदार्थ की सांद्रता, ठीक है, पदार्थ की सांद्रता डेल सी हो, सी का मतलब कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, डेल सी हो तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा, अभिक्रिया का वेग, ठीक है। तो मान लीजिए कोई भी पदार्थ है, पदार्थ का मतलब आप अभिकारक भी ले सकते हैं, उत्पाद भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इसकी सांद्रता में परिवर्तन अगर मान लीजिए डेल सी हो और इसमें लगा समय डेल टी हो तो इसी को हम लोग कहेंगे अपक्रिया का वेग। यानी कि अभिकारक के उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को हम डेल सी मान लेते हैं, परिवर्तन में लगा समय डेल टी मान लेते हैं, तो इसी को हम लोग कहेंगे अपक्रिया का वेग, ठीक है। अभी आगे और आपको समझ में आएगा डीपली। तो देखिए अब एक बात यहाँ पर समझिए, इसका मात्रक क्या होता है। तो इसका मात्रक, अपक्रिया की वेग का मात्रक जो होता है, ठीक है, इसका मात्रक होता है मोल लीटर इनवर्स, ठीक है, मोल लीटर इनवर्स एंड सेकेंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स एंड सेकेंड इनवर्स, या आप इसे ही लिख सकते हैं मोल लीटर इनवर्स, ठीक है, और मिनट इनवर्स, मिनट इनवर्स, ठीक है। दोनों में से आप किसी को भी लिख सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर सेकंड के स्थान पर मिनट लिख दिया है, थोड़ा सा बड़ा है मात्रक, ठीक है, वही आपको सेम है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अगर मान लीजिए अभिकारक या उत्पाद गैसीय अवस्था में हो तो हम यहाँ पर लिख देते हैं गैसीय अवस्था में होने पर, यानी कि अभिकारक या उत्पाद अगर गैसीय अवस्था में हो तो क्या होगा, ठीक है, मात्रक होने पर, ठीक है। तो देखिए इसका मात्रक हो जाएगा वायुमंडल, वायुमंडल, ठीक है, सेकंड इनवर्स, सेकंड इनवर्स, या आप लिख सकते हैं वायुमंडल मिनट इनवर्स, वायुमंडल मिनट इनवर्स, ठीक है। इसी को हम लिख सकते हैं एटीएम, एटीएम का मतलब एटमॉस्फेयर, ठीक है, सेकेंड इनवर्स। तो इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं। ये दोनों कंडीशंस मैंने आपको बता दिया। अगर मान लीजिए गैसीय अवस्था में तो इस प्रकार से लिखिए, अगर आपका जो है इस प्रकार से है तो आप लोग इस प्रकार से इसका लिखेंगे मात्रक, ठीक है। तो आगे अब तो स्टूडेंट अब हम जानेंगे कि रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत कितने प्रकार के वेग का अध्ययन किया जाता है।
तो देखिए रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत अभिक्रियाओं के निम्न 3 प्रकार के वेगों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि 3 प्रकार के वेग का हम अध्ययन करेंगे। फर्स्ट है औसत दर या वेग, यानी कि औसत दर भी कह सकते हैं, औसत वेग भी कह सकते हैं, ठीक है, जिसे हम कहते हैं एवरेज रेट या एवरेज वेलोसिटी। सेकंड है ताक्षणिक वेग, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। और थर्ड है आपका प्रारंभिक वेग, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के वेग का हम अध्ययन करते हैं। प्रारंभिक वेग को हम कहेंगे इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो इन 3 प्रकार के हम वेग का अध्ययन करेंगे, तो एक एक को समझेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे औसत वेग के बारे में। तो देखिए औसत वेग जो है आपका, ये किसी निश्चित, इसका डेफिनेशन पहले समझते हैं, किसी निश्चित समय अंतराल डेल्टा टी में अभिकारक की सांद्रता में हुए परिवर्तन डेल सी की दर को अभिक्रिया का औसत वेग कहते हैं। यानी कि किसी निश्चित समय अंतराल में अभिकारक की सांद्रता में हुए परिवर्तन को हम अभिक्रिया का औसत वेग कहते हैं, ठीक है। इसे हम डिनोट करते हैं RAV से, कुछ इस प्रकार से, ठीक है, RAV यानी कि एवरेज रेट, ठीक है, इससे हम प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए इसका फार्मूला क्या होगा, तो इसके फार्मूले को हम कैसे समझें, ठीक है। तो देखिए इसका फार्मूला जो आपका होगा वो हो जाएगा, जैसे 2 प्रकार से आप निकाल सकते हैं। एक अभिकारक के लिए, अभिकारक के लिए, ठीक है, यानी कि अभिकारक और उत्पाद 2 प्रकार के होते हैं। अभिक्रिया मतलब अभिक्रिया में 2 लोग प्रतिभाग करते हैं, एक अभिकारक और एक उत्पाद। तो अभिकारक के लिए हम निकालना चाहें तो RAV यानी कि एवरेज रेट जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा माइनस डेल R, ठीक है, माइनस डेल एक्टिव मास ऑफ R अपान डेल T, ठीक है। यानी कि अभिकारक के लिए हमने यहाँ पर निगेटिव क्यों लिया, क्योंकि जब अभिक्रिया होगी तो अभिकारक की सांद्रता में कमी आएगी और उत्पाद की सांद्रता में अधिकता होगी। तो अभिकारक की सांद्रता में कमी आने के कारण हमने यहाँ पर ऋणात्मक लिया है। तो आप कह सकते हैं यहाँ ऋणात्मक चिन्ह समय के साथ क्रियाकारक या अभिकारक की सांद्रता में कमी को दर्शाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसे माइनस डेल्टा एक्टिव मास ऑफ R अपॉन डेल्टा T लिखेंगे, ठीक है। इसे आप एक प्रकार से और लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं माइनस, ठीक है, एक्टिव मास ऑफ R2 माइनस एक्टिव मास ऑफ R1, ठीक है, एंड अपान, ठीक है, T2 माइनस T1। अब आपको यही ध्यान में रखना है कि ये माइनस में रहेगा, ठीक है, जो अभिकारक के लिए अगर हम निकालेंगे। अब देखिए औसत वेग अगर हम उत्पाद के लिए निकालें, ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट के लिए, तो देखते उत्पाद के लिए, तो मैंने आपको बताया कि जो उत्पाद है उसमें वो बढ़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम जब निकालेंगे एवरेज वेलोसिटी RAV इक्वल टू, तो हम लिख देंगे माइनस, सॉरी यहाँ पर माइनस कुछ नहीं रहेगा, ठीक है, यहाँ पर आपका रहेगा डेल P टी मास ऑफ P अपान डेल T, ठीक है, इतना ही सिर्फ रहेगा, क्योंकि ये बढ़ रहा है इसलिए प्लस में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्लस चिन्ह है वो समय के साथ उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि या बढ़ोतरी को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर भी हम उसी प्रकार से लिख सकते हैं P2 माइनस P1, ठीक है, अपान T2 माइनस T1, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा अभिकारक के लिए और उत्पाद के लिए औसत वेग। तो औसत वेग को आप समझ गए होंगे पूरी तरह कि किसी निश्चित समय अंतराल डेल टी में अभिकारक की सांद्रता में हुए परिवर्तन को की दर को अभिक्रिया का औसत वेग कहते हैं। इसे हम RAV से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसके बाद में हमारा जो दूसरा वेग है वो है ताक्षणिक वेग। तो देखिए ताक्षणिक वेग क्या होता है, ठीक है। तो ताक्षणिक वेग को समझने के लिए इसके डेफिनेशन को पहले समझते हैं। तो ताक्षणिक वेग जो होता है वो किसी निश्चित समय या क्षण, ठीक है, वहाँ पर क्या था किसी निश्चित समय अंतराल, यहाँ पर है किसी निश्चित समय या क्षण, इसे इंग्लिश में कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो देखिए किसी निश्चित समय या क्षण पर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन की दर को उस अभिक्रिया का ताक्षणिक वेग कहते हैं। यहाँ पर कोई छोटा सा समय यानी कि बहुत कम समय या क्षण भर का समय हमें लेना है, ठीक है, वहाँ पर हमने समय अंतराल लिया था। तो यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखना है सूत्र लिखते समय, वो क्या है, ठीक है, तो उसको समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर चूंकि ताक्षणिक वेग के निर्धारण के लिए हम इसको सबसे पहले समझ लेते हैं, इसे हम किससे डिनोट करते हैं, तो इसे हम डिनोट करते हैं RINST यानी कि इंस्टेंटेनियस रेट से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो देखिए
अब यहाँ पर चूंकि ताक्षणिक वेग के निर्धारण के समय जो है डेल टी का मान बहुत कम होता है, तो यहाँ पर हम सिर्फ डेल टी के स्थान पर डी टी लेंगे, क्योंकि जो है डेल टी समय बहुत कम होता है ताक्षणिक क्षण भर का समय, तो इसीलिए हम डेल टी के स्थान पर यहाँ पर डी टी लिखेंगे। बाकी लगभग लगभग आपको फार्मूला यही मिलेगा, अतः इसका मान जो है डेल के स्थान पर हम डी को व्यक्त करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके लिए हम निकाल लेते हैं क्या, अभिकारक के लिए अगर निकालें, अभिकारक के लिए ताक्षणिक वेग, ठीक है, ताक्षणिक वेग, तो आपका क्या हो जाएगा। ठीक है, तो उसको समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा RINST इक्वल टू माइनस डी, वहाँ पर क्या था, डेल्टा था। ठीक है, डी एक्टिव मास R अपान dt। ठीक है, इस प्रकार से होगा। अगर हम यही उत्पाद के लिए देखें तो उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट के लिए, तो उत्पाद के लिए आपका ये हो जाएगा RINST, ठीक है, यानी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये आपका हो जाएगा dP/dt। ठीक है, ये हो जाएगा, ये प्लस में रहेगा, मैंने आपको बताया है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो R क्या है, R है अभिकारक की सांद्रता, तो हम साइड में लिख सकते हैं R क्या है और P क्या है। ठीक है, तो R है आपका अभिकारकों की सांद्रता, अभिकारकों की सांद्रता यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, ये है आपका उत्पादों की सांद्रता, उत्पादों की सांद्रता। ठीक है, तो ये आपका है ताक्षणिक वेग। ताक्षणिक वेग और औसत वेग में सिर्फ इतना ही अंतर है, क्योंकि ताक्षणिक वेग जो होता है, अगर आपको ताक्षणिक वेग जो है इसको, ये लगभग औसत वेग के बराबर होता है। बस यहाँ पर क्या होता है, डेल टी इक्वल टू आपको डी टी लेना होता है, क्योंकि डेल टी इक्वल टू जो है 0 यहाँ पर माना जाता है, तो डी टी आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं, इसके फार्मूले को। इसके बाद में हमारा लास्ट जो वेग है वो देखते हैं। तो देखिए हमारा लास्ट वेग है प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इनिशियल रेट। ठीक है, तो ये क्या होता है, प्रारंभ में t बराबर 0 समय पर किसी अवक्रिया का वेग प्रारंभिक वेग कहलाता है। यानी कि t बराबर 0 समय लें, जब अवक्रिया शुरू ही नहीं हुई है, तब जो वेग होता है उसी को हम कहते हैं प्रारंभिक वेग। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। ये आपका तीनों वेग कंप्लीट हो गया। अगला हमारा टॉपिक है, तो देखिए स्टूडेंट, जो हमारा अगला टॉपिक है वो है अभिक्रिया की वेग को प्रभावित करने वाले कारक। यानी कि ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो अभिक्रिया की वेग को प्रभावित करते हैं। तो 3 कारक मैं आपको बताऊंगा, एक अभिकारकों की सांद्रता, एक ताप और एक दाब, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो देखिए अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक निम्न है। नंबर 1 है अभिकारकों की सांद्रता। अभिकारकों की सांद्रता अगर आप इसमें वृद्धि करते हैं तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर कमी करते हैं तो घट जाएगा। तो अभिकारकों की सांद्रता में वृद्धि करने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, क्योंकि जब आप अभिकारकों की सांद्रता में वृद्धि करेंगे तो उसमें मॉलिक्यूल्स की वृद्धि होगी जो आपस में ज़्यादा से ज़्यादा टकराएंगे और उसके कारण जो है वेग बढ़ जाएगा। यही रीज़न लगभग इसका भी है। ताप जो है टेम्परेचर, ताप बढ़ाने पर भी अभिक्रिया के वेग में वृद्धि होती है, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं अगर आप ताप कम करते हैं तो देखते होंगे वो बहुत स्लो मोशन में रहते हैं। जैसे ही आप ताप बढ़ाते हैं मॉलिक्यूल्स बहुत जल्दी जल्दी जो है टकराते हैं। जैसे आप पानी को ले लीजिए, जब आप पानी में कम ताप पर उसे गर्म करते हैं तो स्लो उबलता है, जब आप तेज़ी से गर्म करते हैं तो बहुत तेज़ी से उबलता है, तो उसके मॉलिक्यूल जो है बहुत तेज़ी से टकराते हैं, जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। ठीक है, थर्ड आपका आता है दाब। दाब बढ़ाने पर भी अभिक्रिया के वेग में वृद्धि होती है। यानी कि जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, मान लीजिए ये एक टब है, इसमें भी कुछ मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, ऊपर से आपने ये दाब लगा दिया और नीचे आ रहे हैं मॉलिक्यूल और भी इकट्ठा हो गए, तो आपस में बहुत ज़्यादा टकराएंगे, जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद में ये आपको समझ में आ चुका होगा। इसके बाद में हमारा जो टॉपिक आता है वो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट। ठीक है, देखिए ये टॉपिक क्या है, ये है वेग नियम या दर व्यंजक। इसे ही हम वेग व्यंजक भी कहते हैं। इसके द्वारा जो समीकरण प्राप्त होता है उसे हम वेग समीकरण कहते हैं। तो देखिए वेग नियम होता क्या है, तो किसी अभिक्रिया का वेग उसके अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी कि वेग नियम में यही बताया गया है कि किसी अभिक्रिया का जो वेग होता है वो अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है, जैसे एक अभिक्रिया हम यहाँ पर ले लेते हैं, उसके बाद समझते हैं। तो एक हमने अभिक्रिया ले ली,
जिसे हमने डिनोट किया ए से मान लीजिए प्लस बी डेट गिव्स आउट उत्पाद। ठीक है, मान लीजिए दो रिएक्टेंट हैं ए और बी, जिसका जो रस समीकरण मितीय गुणांक है, ये जो ए और बी हैं, ए बी जो हैं ये हैं रस समीकरण मितीय ठीक है गुणांक, इनको हम कहते हैं। तो देखिए ये और बी दो उत्पाद हैं जिनके रस समीकरण मितीय गुणांक ए और बी हैं और हमारा उत्पाद प्राप्त होता है। इसके लिए हम वेग व्यंजक का जो है नियम लगाते हैं कि किसी अभिक्रिया का वेग उसके अभिकारकों की सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो देखिए अभिक्रिया का वेग यहाँ पर कहा गया है, अभिक्रिया का वेग। ठीक है, अभिक्रिया का वेग जिसे हम लोग डिनोट करते हैं dx/dt। ठीक है, dx/dt से इसे बताया गया है कि ये किसके समानुपाती होता है, ये होता है अभिकारकों की सांद्रता के। तो अभिकारक ये है और आपका बी है जिसके ऊपर ए और बी लगा है, लेकिन प्रायोगिक रूप से ये पाया गया है कि ये और बी के ऊपर एक्स और वाई रहेंगे। ठीक है, यानी कि आप सोच रहे होंगे कि ये और बी, इन्होंने ए और बी यानी कि इसके ऊपर घात में स्मॉल ए और स्मॉल बी क्यों नहीं लिखा। तो ये ऐसा पाया गया है। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर जो है एक्स ए ही हो। ठीक है, ये एक्स और वाई ए और बी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ये जो प्रायोगिक तौर पर ऐसा पाया गया है, जब प्रयोग किया गया तो ऐसा पाया गया कि ये जो एक्स और वाई हैं, ठीक है, ये जो है पाए गए हैं और ए और बी जो है आपका ये सभी अभिक्रियाओं में लागू नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम वेग नियम में लिखेंगे तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, एक और यहाँ पर बात कह सकते हैं कि x और y जो हैं, ठीक है, लिख दें यहाँ पर x और y। ठीक है, a और b के बराबर हो भी सकता है, यानी कि इसका मान जो है बराबर हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि कहीं कहीं पाया गया है कि x और y जो है वो ए बी के बराबर नहीं रहते हैं। ठीक है, और नहीं भी। तो यहाँ पर आपको समझना है कि ये और बी जो रस समीकरण मितीय गुणांक हैं वो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे कि यहाँ पर ए और बी रहना चाहिए, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि ये एक्स और वाई जो है ए और बी के बराबर ही हों। ये हो भी सकता है और नहीं भी, ऐसा भी नहीं है कि नहीं होगा, ये दोनों हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हम इस अभिक्रिया को और भी आगे बढ़ाते हैं dx/dt को। ठीक है, तो देखिए dx/dt, अब जब आप ये समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक जो है आपका स्थिरांक जुड़ जाएगा, समानुपाती स्थिरांक, वो हो जाएगा a की पावर x, तो ऐसे रहेगा। ठीक है, और b की पावर y, ठीक है, ऐसे रहेगा। ठीक है, ये आपको समझना है। तो ये a की पावर x रहेगा, b की पावर y रहेगा। कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पर जो a और b है यही हो। ठीक है, ये x और y a और b के समान हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर आपने इस प्रकार से किया। अब यही है आपका जो है वेग नियम। ठीक है, ये आपका वेग नियम है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और समझना है। ठीक है, यहाँ पर जो k है, k ये क्या है, समानुपाती स्थिरांक, समानुपाती स्थिरांक। ठीक है, जिसे हम विशिष्ट अभिक्रिया वेग या वेग स्थिरांक, कई नाम इसके हैं। ठीक है, सभी मैं लिख दे रहा हूँ, कुछ भी अगर आता है तो आप लोग समझ जाइएगा। और या ठीक है वेग गुणांक भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो k है आपका, इसे हम समानुपाती स्थिरांक भी कहते हैं, विशिष्ट अभिक्रिया वेग भी कहते हैं, और वेग स्थिरांक और वेग गुणांक, यानी कि चार नाम हम इसके कह सकते हैं, चार नामों से। तो समझ में आया
कि वेग नियम में क्या है कि किसी अभिक्रिया का वेग उसके अभिकारकों की सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो देखिए यहाँ पर एक अभिक्रिया मैंने ली जिसमें ए और बी अभिकारक हैं, जिनके रस समीकरण गुणांक ए और बी हैं स्मॉल में, ठीक है। अभिक्रिया का वेग जब हम लिखेंगे तो dx/dt अनुकमानुपाती, ये रिएक्टेंट आपका ये हो जाएगा, इनटू यहाँ पर हम x लिखेंगे, क्योंकि हम सीधा सीधा a और b नहीं लिख सकते, क्योंकि जो x y का मान है वो ये b हो भी सकता है और नहीं भी, ठीक है। तो a के पावर हमने x, b के पावर y लिखा। अब यहाँ पर मैंने लिखा कि x और y a और b के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने dx/dt इक्वल टू इस समानुपाती के चिन्ह को हटाकर हमने k लिखा, जो कि एक समानुपाती स्थिरांक है, जिसका नाम हम कह सकते हैं वेग स्थिरांक, वेग गुणांक, विशिष्ट अभिक्रिया वेग और समानुपाती स्थिरांक, ठीक है। तो इसी को हम कहेंगे वेग नियम। इसके बाद में हम अपने अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। तो स्टूडेंट देखिए हमारा अगला टॉपिक है अभिक्रिया की कोटि, यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसे हम कैसे समझेंगे? तो देखिए अभिकारक अणुओं की वह संख्या जिनका सांद्रण रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप परिवर्तित होता है अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। दो मैंने आपको बताया है, दूसरा बहुत ही इजी है, ये है कि वेग नियम में निहित सभी अभिकारकों की सांद्रताओं की घातों के योग को उस अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। यानी कि जो वेग नियम में भी मैंने पढ़ाया उस पर जो मैंने x और y घात लगाया था, उसी घातों के योग को हम अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। अब मान लीजिए वहाँ पर मैं a और b लगा देता तो कुछ रिएक्शंस में अप्लाई होती हैं, कुछ रिएक्शंस में नहीं, इसीलिए मैंने बताया था कि x और y a और b के बराबर हो भी सकती हैं, नहीं भी। तो देखिए इसको कैसे समझेंगे? तो इसके लिए हमें जो है एक अभिक्रिया लेनी होगी। जैसे हमने यहाँ पर ले लिया N, ठीक है, A प्लस, ठीक है, NB दैट गिव्स आउट उत्पाद, ठीक है, ये हमने ले लिया। अब देखिए यहाँ पर हमें कैसे समझना है, यहाँ पर हमें समझना है, तो देखिए हमें यहाँ पर वेग नियम लगाना है, ठीक है। वेग नियम से जो अभिक्रिया का वेग होगा वो क्या होगा, ठीक है, तो वो आपका हो जाएगा dx/dt इक्वल टू k a के पावर, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे n रहेगा, लेकिन मैंने आपको बताया है यहाँ पर आप स्मॉल a भी कर सकते हैं जो मैंने अभी बताया था, लेकिन यहाँ पर x और इंटू b के पावर y रहेगा, ठीक है। अब देखिए ये मैंने अभी वेग नियम में x y बताया कि x और y जो है n और m, इसको m कर दीजिए, n और m के बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी। वहाँ पर मैंने a और b लिखा था, आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो x और y को समझना है कि ये जो x और y है इसका घात है अभिकारक के ऊपर, वो इसके बराबर हो भी सकता है और नहीं भी, ठीक है। आगे देखिए इसको हम क्या कहेंगे, dx/dt। तो मैंने आपको बताया इसमें कि वेग नियम में निहित सभी अभिकारकों की सांद्रताओं की घातों के योग को उस अभिक्रिया की कोटि कहेंगे। यानी कि जो ये घातों का योग है इन दोनों को हम क्या कहेंगे, अभिक्रिया की कोटि। तो अगर हम देखें इस रिएक्शन के अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि, ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं x + y, x + y, और यही जो होगी वो आपकी अभिक्रिया की कोटि होगी। अगर मान लीजिए x + y जोड़ने पर आपका आता है 1, तो आपकी प्रथम कोटि की अभिक्रिया 2, तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया 3, तो तृतीय कोटि की अभिक्रिया। ये आपको अभिक्रिया देखने के बाद ही पता चलेगा। तो वेग नियम से हमने आपको बताया कि x + y यानी कि जो अभिकारक के ऊपर इसकी सांद्रता होती है, इसके घातों के योग को, इन्हीं के घात जो होते हैं ऊपर, उन्हीं के योग को हम अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। ये रिएक्शन जब मैं आपको भी आगे बताऊंगा प्रथम कोटि शून्य कोटि में, तब आपको ये डीपली समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में जो हमारा अगला टॉपिक है, तो देखिए सबसे पहले हम जानेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया, ठीक है। ये जो है शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय, तृतीय, इस प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। तो सबसे पहले हम शून्य कोटि की अभिक्रिया जानेंगे, इसकी डेफिनेशन, एग्जाम्पल और इसके वेग स्थिरांक का जो है फार्मूला हम सिद्ध करेंगे। इसी प्रकार हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया का करेंगे, ठीक है। तो आपको अभिक्रिया की कोटि में 4 प्रकार की अभिक्रियाएं पढ़नी होती हैं, एक शून्य कोटि की अभिक्रिया, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय और तृतीय। तो देखिए सबसे पहले हम जानेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है। तो देखिए वे अभिकारक जिनकी प्रगति में अभिकारक के किसी भी अणु का सांद्रण परिवर्तन नहीं होता, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि ऐसी अभिक्रियाएं आप कह सकते हैं जिनके अभिकारकों की घातों का योग शून्य होता है, उसे हम कहते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया। जैसे एक एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल में देखिए क्या होता है। इस एग्जाम्पल में होता है H2 + Cl2, ठीक है।
अब यहाँ पर हम लिख देंगे डैट गिव्स आउट, यहाँ पर हम प्रकाश की उपस्थिति करेंगे, प्रकाश, ठीक है, और हमारा बन जाएगा यहाँ पर 2HCl, जहाँ पर H2 है हाइड्रोजन, Cl2 है क्लोरीन और 2HCl है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये देखिए यहाँ पर ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है। क्यों है? क्योंकि अभी मान लीजिए हम इसके अभिक्रिया का वेग निकालें, ठीक है, वेग, तो वेग आपका आएगा यहाँ पर कितना आएगा, वेग आपका आएगा H2, ठीक है, और Cl2, ठीक है, इस प्रकार से आपका वेग आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात आपको ध्यान में रखनी है, नंबर 1 कारण कि प्रकाश जो है, ठीक है, अगर कोई भी अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होती है तो वो शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी, और इसके ऊपर जो है ये जो है H2 और Cl2 की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, यानी कि इसके जो घात होगा लगभग 0 होगा, तो इसीलिए आपका होगा शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो इसके 2 कारण हैं, एक है ये प्रकाश की उपस्थिति में अगर कोई अभिक्रिया हो रही है तो वो शून्य कोटि की होगी, यहाँ पर आप नोट लिख दीजिएगा, ठीक है, प्रकाश की उपस्थिति, ठीक है, में अगर अभिक्रिया हो रही है तो वो होगी शून्य कोटि की, ठीक है। और दूसरा है कि ये जो है H2 और Cl2 की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, इसीलिए ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है, ठीक है। अब हम जानेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए एक हेडिंग आपको डालना होगा, ठीक है, शून्य कोटि की अभिक्रिया, ठीक है, के लिए समाकलित वेग समीकरण, यानी कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण, और इसकी सहायता से हम अभी शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का सूत्र निकालेंगे, ठीक है। तो ये शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण ये एक डेरिवेशन की तरह है जिसको हम सिद्ध करने वाले हैं, ठीक है। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए हम समाकलित वेग समीकरण को सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले इसे सिद्ध करने के लिए आपको क्या करना होगा उसको समझते हैं, ठीक है। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया मान लीजिए कि एक रिएक्टेंट है, ठीक है, R, जिससे हम P बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट, ठीक है। अभी मैं वेग स्थिरांक का फार्मूला आपको निकाल कर बताऊंगा सिद्ध करना शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। तो मान लीजिए एक रिएक्टेंट है जिससे प्रोडक्ट बनाया गया। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया का वेग क्या होता है। अभिक्रिया के वेग के 2 फार्मूले मैंने आपको बताए हैं, ठीक है, अभिक्रिया के वेग का वेग, ठीक है। इसके लिए मैंने 2 चीज़ें आपको बताई हैं। एक मैंने बताई है कि जो रिएक्टेंट होता है वो निगेटिव होता है, तो -dR/dt, ठीक है। और ये किसके बराबर होता है, अगर हम वेग नियम की सहायता से देखें तो ये KR0, क्योंकि ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है तो ये अभिकारक के घात के शून्य पर निर्भर करेगा, यानी कि अभिकारक के घात पर अगर शून्य हो तो उसे हम लोग कहेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो देखिए एक तो आपका ये होता है अभिकारक के लिए अभिक्रिया का वेग का फार्मूला d(R/dt) इक्वल टू, ये वेग नियम की सहायता से अगर हम देखें तो आगे k लगेगा और r के ऊपर जो है 0 रहेगा, तभी ये शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी। क्योंकि हम शून्य कोटि की निकाल रहे हैं, इसी के लिए अभिकारक की जो सांद्रता होगी वो 0 रहेगी, जो घात होगा, ठीक है। अब देखिए इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं, dR/dt, ठीक है, इक्वल टू k इंटू, अगर किसी भी अभी इसमें मान लीजिए R के ऊपर आ रहा है, किसी भी अंक के ऊपर अगर R होता है 0 होता है, ठीक है, कोई भी यहाँ पर हो R हो या कुछ भी हो तो उसका मान हम 1 मानते हैं, तो इसका मान जो होगा वो आपका 1 हो जाएगा क्योंकि इसके घात पर 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 1 मान लेंगे तो k का 1 में गुणा होगा, k बचेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, -dR को ऐसे रहने देंगे इक्वल टू k इंटू dt, ठीक है, समझ में आया। तो इस प्रकार से आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते चलिए, ठीक है। तो ये आपका k इंटू dt आ गया। अब देखिए इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, dR इक्वल टू -k dt, ठीक है। इसे हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, सॉरी इसे हम लोग, अब ये आपका इतना आ गया, dR r इक्वल टू -k इंटू dt। अब हमें करना क्या है, समाकलित वेग समीकरण हम पढ़ रहे हैं किसके लिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। तो हमें दोनों तरफ समाकलन कर देना है, दोनों तरफ समाकलन
समाकलन या दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, ठीक है, करने पर देखिए अब हम समाकलन कर देंगे। समाकलन का चिन्ह कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे डी आर और इक्वल टू यहाँ पर हम लिख देंगे, आगे माइनस रहेगा क्योंकि समाकलन के अंदर माइनस नहीं होता, तो के इंटू डी टी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आएगा क्या उसको समझते हैं। तो देखिए जब हम समाकलन इसका करेंगे इंटीग्रेशन डी इंटू एक्स वन अब डी एक्स, ठीक है, तो ये आपको फाइनली जो आ जाएगा वो केवल आर बचेगा, ठीक है, जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। और यहाँ पर आपका बचेगा माइनस के एंड डी टी जो है वो टी में बदल जाएगा, माइनस के टी। और जब हम इस इंटीग्रेशन को हटाएंगे तो एक स्थिरांक जुड़ जाएगा, वो जुड़ेगा आई, क्योंकि इससे हम कहते हैं आई को कहेंगे समानुपाती स्थिरांक, आई को हम कहेंगे समाकलन स्थिरांक, ठीक है, समाकलन स्थिरांक, ठीक है। तो ये आपका जुड़ जाएगा। तो जब ये इंटीग्रेशन हटेगा तो माइनस के बाहर आ जाएगा, डी टी का टी हो जाएगा और प्लस एक समाकलन स्थिरांक जुड़ जाएगा आई। तो इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। इतना समझ में आया, ठीक है। यानी कि हमने यहाँ पर क्या किया, इसको डी आर इक्वल टू माइनस के डी टी, उसके बाद में हमने यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन किया दोनों तरफ, तो हमारा आ गया आर इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यदि हम t यानी कि स्मॉल t इक्वल टू 0 ले लें, मान लें अभिक्रिया जो है अभी शुरू नहीं हुई है, ठीक है। तो यदि t बराबर हम 0 ले लेंगे तो ये जो अभिकारक की सांद्रता होगी, ठीक है, यानी कि r, ये जो r होगा ये r0 में हम इसे डिनोट कर देंगे, प्रारंभिक सांद्रता, ठीक है। तो यदि हम t बराबर 0 मान लें, यानी कि अभी अभिक्रिया शुरू नहीं हुई है, तो ये जो बची हुई सांद्रता r है वो आपकी प्रारंभिक सांद्रता में बदल जाएगी, क्योंकि प्रारंभिक सांद्रता का मतलब होता है शुरुआत की सांद्रता जब अभिक्रिया शुरू नहीं हुई हो, ठीक है। तो इस प्रकार से हम r इक्वल टू r0 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए हम इसको इस पर अप्लाई कर देते हैं। तो देखिए r के स्थान पर इस अभिक्रिया में समीकरण 1 में हम लिख देंगे, तो r के स्थान पर आपका हो जाएगा r0, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस के इंटू टी। देखिए टी की वैल्यू हम कितना लिखेंगे, 0 लिख देंगे, तो 0, ठीक है, प्लस आई की वैल्यू कितनी लिखेंगे, आई की वैल्यू हम आई ही रहने देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा। अब देखिए हमारा क्या होगा, r0 इक्वल टू हो जाएगा माइनस के इंटू 0, यानी कि ये इतना पोर्शन जो है आपका पूरा ये इतना, ठीक है, ये 0 हो जाएगा। तो 0 प्लस आई करेंगे तो आई बचेगा सिंपली। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं आई इक्वल टू एक्टिमास ऑफ r0, ठीक है, ये लिख देंगे। अब देखिए हमें करना क्या, इस i का मान जो है इस समीकरण 1 में रख देना है। तो देखिए i का मान समीकरण, ठीक है, 1 में रखने पर, ठीक है, तो i का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा क्या है, पहले उसको लिख लेते हैं, r इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई, ठीक है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इस r जो i की वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे, तो ये आपका हो जाएगा r इक्वल टू माइनस के टी और प्लस i की वैल्यू हम कितनी लिखेंगे, r0 हमने निकाल ली है, ठीक है, तो r0 लिख देंगे। अब देखिए इसी को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर मान लीजिए हम के टी को इधर ले जाना चाहें तो आपका के टी इक्वल टू हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा, जब हम के टी को इधर पक्षांतर करेंगे तो ये के टी हो जाएगा, माइनस में था प्लस में हो जाएगा, और बचेगा आपका r0 माइनस, ये इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा r, ठीक है। इस प्रकार से इतना बचेगा। अब देखिए यहाँ से अगर हम वेग स्थिरांक k की वैल्यू निकालें तो k इक्वल टू हो जाएगा आपका r0 माइनस r अपान t, ठीक है। और यही आपका हो जाएगा वेग स्थिरांक का फार्मूला शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। यही है आपके वेग शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण, जो कि इस प्रकार से आया है, ठीक है। अब यहाँ पर हम कुछ चीज़ें और जान लेते हैं कि आपका एक्टिमास ऑफ r0 क्या है, r क्या है, ठीक है, और t तो आपको पता है समय है, k है वेग स्थिरांक, तो r0 है आपका अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, ठीक है, क्योंकि t बराबर 0 पर हमने इसे माना था, तो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, ठीक है,
और आर क्या है, केवल आर, ये है बची हुई सांद्रता। बची हुई सांद्रता किसकी, अभिकारक की बची हुई सांद्रता। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा समाकलित वेग समीकरण शून्य कोटि की अवक्रिया के लिए। अब हम समझेंगे प्रथम कोटि की अवक्रिया क्या होती है। तो देखिए प्रथम कोटि की अवक्रिया क्या होती है। ठीक है, तो वे अभिक्रियाएं जिनमें अवक्रिया का वेग अभिकारक अणुओं की सांद्रता के गुणनफल के प्रथम घात के समानुपाती होता है, प्रथम कोटि की अवक्रिया कहलाती है। यानी कि अगर अभिकारक के ऊपर जो घात है वो अगर एक हो, ठीक है, तो उसे हम लोग कहेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया। जैसे समझते हैं पहले एग्जाम्पल, ठीक है, तब इसका भी हम समाकलित वेग समीकरण निकालेंगे। तो एग्जाम्पल क्या होगा इसका, तो एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे NH4 NO2 डेट गिव्स आउट N2 प्लस 2H2O। देखिए ये है आपका अभिकारक, और अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है अवक्रिया का वेग। तो हम निकालेंगे यहाँ पर अवक्रिया का वेग, अवक्रिया का वेग। ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा, अवक्रिया के वेग मैंने आपको बताया कि K लिखेंगे आगे, फिर उस अभिकारक को लिखेंगे NH4NO2। अब इसके घात पर कुछ नहीं है तो एक है, एक हमेशा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो अभिकारक की सांद्रता का घात है वो एक है, इसीलिए ये अवक्रिया जो होगी वो प्रथम कोटि की अवक्रिया होगी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अब हम निकालेंगे इसका समाकलित वेग समीकरण, यानी कि प्रथम कोटि की अवक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। ठीक है, समीकरण देखिए इसे कैसे निकालते हैं, तो इसको समझिए स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो समाकलित वेग समीकरण निकालने के लिए प्रथम कोटि की अवक्रिया की जैसे हमने उसमें आपको बताया था, ठीक है, उसी प्रकार से लगभग इसमें भी रहेगा। ठीक है, तो कैसे देखिए, तो देखिए यहाँ पर भी हम वही चीज़ मान लेते हैं कि R मान लीजिए रिएक्टेंट है, इससे प्रोडक्ट बना। ठीक है, अब अवक्रिया का वेग क्या होगा, अवक्रिया का वेग यहाँ पर समझते हैं। पहले अवक्रिया का वेग लिखेंगे, उसी की सहायता से हम सब कुछ निकालेंगे। ठीक है, तो अवक्रिया का वेग, तो अवक्रिया का वेग यहाँ पर होगा, मैंने आपको दो चीज़ें बताई है। एक मैंने आपको बताया है -dR/dt। ठीक है, ये अवक्रिया का वेग होता है फार्मूला। ठीक है, इसके बाद में ये किसके बराबर होता है, वेग नियम की सहायता से मैंने आपको बताया कि अगर प्रथम कोटि की अवक्रिया है तो K लिखेंगे आगे, और R के ऊपर हम लिख देंगे 1। ठीक है, यानी कि 1 लिख देंगे, वो प्रथम कोटि की अवक्रिया होगी। तो ये हमने लिखा। ठीक है, अब देखिए आगे इसे हम लोग सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, -dR। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस R को हम नीचे ले आएंगे, इसके नीचे, तो ये आपका हो जाएगा, सॉरी इस प्रकार से R हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने इस R को इधर गुणे में, इधर आएगा भाग में हो जाएगा, और इक्वल टू इधर आपका क्या बचेगा, K इंटू ये dt जो गुणा में था उधर चला जाएगा तो dt हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से समझ में आया। हमने कुछ नहीं किया है, -d एक्टिमास ऑफ R को हमने इस R को इधर ले आया है। ठीक है, और इस dt को इधर ले गया है मैंने, तो K इंटू dt। ठीक है, आप देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं इस प्रकार से dR/R इक्वल टू -K इंटू dt। ठीक, माइनस को इधर ले आए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर हम समाकलित वेग समीकरण निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे। तो दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, तो दोनों पक्षों का समाकलन जब हम करेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे, जहाँ पर हम लिखेंगे dR/R। ठीक है, इक्वल टू आपका हो जाएगा इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, माइनस बाहर ही रहेगा, K इंटू dt। ठीक है, तो ये आपका इंटीग्रेशन dR/R इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन K इंटू dt। ठीक है, अब एक चीज़ आपको यहाँ पर समझनी है जो कि रूल होता है, अगर आप किसी इंटीग्रेशन मान लीजिए है और 1/x इंटू dx का अगर आप इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा log e बेस x। ठीक है, log e बेस x, तो log e बेस x लिखा है, तो हमारे यहाँ पर जो x के स्थान पर क्या है, एक्टिमास ऑफ R है। ठीक है, तो हम यहाँ पर x के स्थान पर R लिख देंगे, तो देखिए हमारा क्या आ जाएगा, log e इंटू इस प्रकार से R लिख देंगे। ठीक है, log e बेस R। ठीक है, इक्वल टू माइनस K
ऐसे रहेगा dt, जब इंटीग्रेशन इसका करेंगे तो ये t में परिवर्तित हो जाएगा kt और प्लस i जो है समानुपाती वो समाकलन स्थिरांक लग जाएगा। ये मैंने शून्य कोट में भी लगाया था, तो ये आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अब देखिए सेम हमें वही चीज़ें करनी है यहाँ पर। अभी हम t बराबर 0 मान लेंगे, ठीक है। तब देखिए क्या होगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर भी हमें लिखना है यदि t इक्वल टू 0, यानी कि अगर मान लीजिए समय 0 हो और जब t 0 होगा तो आपका जो r होगा, बची हुई सांद्रता r है, तो ये बदल जाएगी प्रारंभिक सांद्रता में। तो आप लिख सकते हैं r0, ठीक है। तो यदि समय 0 हो, मान लीजिए अभी अभी अभिक्रिया स्टार्ट हुई है तो टाइम 0 रहेगा, तो बची हुई सांद्रता जो है वो प्रारंभिक सांद्रता में कन्वर्ट हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर भी हमें इस अब वैल्यू लिख देना है यहाँ पर। तो log e बेस r के स्थान पर हम लिख देंगे r0, ठीक है, इक्वल टू माइनस के इंटू 0 लिख दीजिए। देखिए kt है तो t बराबर 0 हमने मान लिया, तो k इंटू 0 प्लस i, ठीक है। अब फाइनली जो आपका यहाँ पर आ जाएगा वो आ जाएगा log e r0 इक्वल टू ये आपका k0 हो जाएगा, तो 0 प्लस i इक्वल टू आपका फाइनली i आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो वैल्यू आया वो आ गया i इक्वल टू log, ठीक है, e r0, ये आपकी वैल्यू आ गई। अब देखिए हमें i की वैल्यू फर्स्ट समीकरण में लग देनी है। तो i का मान समीकरण, ठीक है, 1 में रखने पर, तो i का मान हमने लिख दिया है समीकरण 1 में, ठीक है। तो i का मान समीकरण 1 में जब आप रखेंगे तो देखिए हम समीकरण को पहले लिख देते हैं। तो हमने लिखा log e बेस एक्टिमास ऑफ r इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई, ये समीकरण था। अब देखिए वैल्यूज़ हम रख देते हैं। तो log e हम ऐसे रहने देंगे, log e, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा r, ठीक है, इक्वल टू माइनस के ऐसे रहेंगे इंटू टी कितना दिया गया है, टी आपका वही है के टी, प्लस आई की वैल्यू हम लिख देंगे log e एक्टिव मास ऑफ r0। क्यों? क्योंकि आई बराबर इतना हमने निकाला है तो हमने लिख दिया, ठीक है। आगे देखिए अब क्या होगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, इस के टी को इधर ले आएंगे। तो के टी इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो के टी इक्वल टू आपका हो जाएगा, ठीक है, log e बेस r0 माइनस log e r, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए एक चीज़ आपको समझना है, अगर log e बेस a और log e बेस b माइनस में है, log e बेस a माइनस log e बेस b, तो आपका एक वो हो जाता है फार्मूला, वो क्या हो जाएगा देखिए, वो हो जाएगा आपका log e, ठीक है, a अपान b, यानी कि r0 अपान r, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब देखिए आपको क्या करना है यहाँ पर सिंपली, अब देखिए ये आपका है log e बेस में, ठीक है। जब हम log e बेस को हम बदलेंगे log 10 में तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा 2.303, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, log e को log में बदलने के लिए, log 10 में बदलने के लिए 2.303 से गुणा कर देंगे। तो उससे पहले हमें क्या करना है, इस t को इधर ले आना है, तो हम ले आते हैं। तो आपका बचेगा k इक्वल टू हो जाएगा 1/t, ठीक है, इंटू log e बेस r0/r, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, log e बेस को हम log 10 में बदल लेंगे। तो इसमें बदलने के लिए हमें क्या करना होगा, 2.303 से गुणा। तो देखिए log e को हम बदल देंगे log 10 में, तो 2.303 आपका आ जाएगा अपान t इंटू log, अब आप 10 भी लिख सकते हैं, 10 छिपा रहता है, ठीक है, 10 ना लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो log r0 अपान, यहाँ पर सॉरी r रहेगा, ठीक है, तो अपान r, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक, ठीक है। इसकी सहायता से आप ये बता सकते हैं कि ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है या नहीं, तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए आप एक प्रकार से और भी देखते होंगे, वो है जैसे k इक्वल टू, आपने देखा होगा फार्मूला 2.303 अपान टी इंटू log a अपान a माइनस एक्स, कुछ इस प्रकार का फार्मूला भी आप देखते होंगे। तो सोचते होंगे इस प्रकार से क्यों नहीं बताया गया, तो ये दोनों सेम है, ठीक है। a आपकी है प्रारंभिक सांद्रता, यहाँ पर r0 भी प्रारंभिक सांद्रता है, a माइनस एक्स आपकी है बची हुई सांद्रता, तो यहाँ पर r भी आपकी बची हुई सांद्रता है, दोनों सूत्र समान हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं r0 या a बराबर क्या होगा, प्रारंभिक सांद्रता किसकी, अभिकारक की, ठीक है,
तो प्रारंभिक सांद्रता, और दूसरा आपका है R या ठीक है A-X, ये हम कहेंगे बची हुई सांद्रता। क्या? बची हुई सांद्रता किसकी? अभिकारक की। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का समीकरण या फिर समाकलित वेग समीकरण। अब हम देखेंगे अपना अगला टॉपिक। तो देखिए स्टूडेंट, हमारा अगला टॉपिक है द्वितीय कोटि की अभिक्रियाएं, यानी कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ये क्या होती हैं? ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं। तो देखिए ये भी सेम लगभग वैसे ही है, बस सिर्फ थोड़ा सा अंतर है। वे अभिक्रियाएं जिनका वेग एक अभिकारक की सांद्रता की द्वितीय घात, वहाँ पर क्या था प्रथम कोटि में प्रथम घात, तो यहाँ पर द्वितीय घात के समानुपाती होता है, द्वितीय कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती हैं। यानी कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनके अभिकारक की घात जो होता है वो द्वितीय घात हो अगर, तो उसे हम कहेंगे द्वितीय कोटि की अभिक्रियाएं। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं द्वितीय कोटि का। तो जैसे देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं, एक रिएक्शन लिख रहे हैं 2HI डेट गिव्स आउट H2 + I2। देखिए यहाँ पर अभिकारक जो है वो HI है। ठीक है, तो HI अभिकारक है, तो जब हम इसका वेग निकालेंगे, वेग, तो वेग इक्वल टू आपका हो जाएगा, मैंने आपको बताया है K इंटू जो अभिकारक है उसकी घात का योग, और उसके घात पर क्या रहेगा जो आगे ये होगा। ठीक है, तो ये जो है आपका, ये वेग नियम में मैंने x बताया था या फिर a और b बताया था। ठीक है, तो ये इसके बराबर हो भी सकता है, नहीं भी, तो यहाँ पर 2 होगा। अब देखिए अभिक्रिया की कोटि जो होगी, इसकी अभिक्रिया की कोटि, ठीक है, तो ये 2 हो जाएगी, क्योंकि अभिकारक की सांद्रता की घात जो है वो 2 है, तो ये आपका 2 हो जाएगी। इसे हम लोग कहेंगे द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, द्वितीय कोटि सिंपल है, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये जो आगे है अभिकारक के, उसी को हम घात में लिख देंगे, उतना ही कोटि हो जाएगा, लेकिन ऐसा सभी में नहीं होता है। ठीक है, अगला हमारा आता है तृतीय कोटि की अभिक्रिया। तृतीय कोटि की अभिक्रिया में क्या होगा? फेम वही, वे अभिक्रियाएं जिनका वेग एक अभिकारक की सांद्रता की तृतीय घात के समानुपाती होता है, तृतीय कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती हैं। यानी कि जो सांद्रता होगी उस पर 3 घात होगा। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल समझते हैं, रिएक्शन। ठीक है, तो रिएक्शन में क्या समझेंगे, 2NO2 + O2 डेट गिव्स आउट 2NO। ठीक है, यहाँ पर सॉरी NO रहेगा केवल। ठीक है, 2NO + O2 डेट गिव्स आउट 2NO2। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इस रिएक्शन को कैसे समझे, तो देखिए अभिक्रिया का वेग हम निकालते हैं। अभिक्रिया का वेग, तो अभिक्रिया का वेग इक्वल टू आपका हो जाएगा K इंटू NO का के ऊपर कितना है 2, क्योंकि आगे 2 है देखिए, और O2 है आपका दूसरा रिएक्टेंट, दूसरा अभिकारक, तो इसके ऊपर 1 है, तो 2 और 1 अभिक्रिया जो अभिकारक की घातों का योग है उसी को हम क्रिया की कोटि कहते हैं। तो 2 और 1 को जोड़ेंगे तो हमारा अभिक्रिया की कोटि कितनी हो जाएगी? 3। तो अभिक्रिया की कोटि, ठीक है, तो अभिक्रिया की कोटि हमारी हो गई कितनी? 2 + 1, यानी कि 2 + 1 सॉरी इक्वल टू 3, यानी कि ये आपकी हो जाएगी तृतीय कोटि। ठीक है, तृतीय कोटि, तो ये आपका सही हो जाएगा। तो यही है आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड, थर्ड, ये सब मैंने आपको बताया। अब अगला टॉपिक हमारा एक और टॉपिक है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको भी समझ लेते हैं। तो देखिए अगर अगला हमारा टॉपिक है अभिक्रिया की आणविकता। ठीक है, यानी कि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो ये क्या होती है? तो देखिए पहले इसका डेफिनेशन समझेंगे, फिर इसके कई प्रकार होते हैं उसको समझेंगे। देखिए डेफिनेशन क्या है? किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक पदार्थों के अणुओं की न्यूनतम संख्या को उस अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। यानी कि अभिक्रिया में जो रिएक्टेंट होता है, अभिकारक होता है, उसके कितने मॉलिक्यूल भाग ले रहे हैं। जैसे मैंने 2 आगे लिखा तो 2 होंगे। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा। तो देखिए अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या के आधार पर अभिक्रियाएं निम्नलिखित 3 प्रकार की होती हैं। यानी कि आणविकता अगर देखें तो 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट है आपका एकाणुक अभिक्रियाएं, मतलब एक अगर अणु हो, सेकंड है द्विअणुक, थर्ड है त्रिअणुक। तो तीनों को हम समझेंगे। सबसे पहले समझेंगे एकाणुक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। देखिए एकाणुक अभिक्रियाओं को हम इंग्लिश में कहते हैं यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस। देखिए क्या होती है, नहीं ये कि 2 है, सिर्फ एक है। ठीक है, एक तो रहेगा। अब ये जो अभिक्रिया की आणविकता होती है कभी शून्य नहीं हो सकती, ये 1 से लेकर 2, 3 हो सकती हैं। तो देखिए 1 है आपका, तो ये हो जाएगा एकाणुक अभिक्रियाएं, एकाणुक
ठीक है, यानी कि क्या कहा गया है, अभिकारक के जितने आगे अणु होंगे उतनी ज़्यादा उसकी आणविकता बढ़ेगी। तो यहाँ पर NH4NO2 एक यौगिक है जिसके सिर्फ एक ही अणु है, तो इसे हम कहेंगे एक आणुक। दूसरा देखिए अभी समझ में आ जाएगा, दूसरा है द्विआण्विक अपक्रियाएं, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शंस। इसको कैसे समझें, तो यही सिंपल है डेफिनेशन। ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिनमें दो अणु भाग लेते हैं अभिकारक में, उसे हम कहेंगे द्विआण्विक अपक्रियाएं। जैसे रिएक्शन समझते हैं, ठीक है, रिएक्शन क्या होगा, तो रिएक्शन में हम बता सकते हैं 2HI डेट गिव्स आउट H2 + I2, ठीक है, ये हो जाएगा 2HI डेट गिव्स आउट H2 + I2। अब इसमें अणु कितने हैं, देखिए HI अभिकारक है, अभिकारक के अणु पर निर्भर करता है आणविकता, जितना अभिकारक का अणु होगा वही उसकी आणविकता होगी। तो देखिए इसके आगे 2 लगा है, तो 2 लगा है तो सिंपल है, द्विआण्विक अपक्रिया होगी, तो इसे हम कह सकते हैं द्विआण्विक, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो द्विआण्विक अपक्रिया ये आपकी हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद में हमारा तीसरा है, तो देखिए तीसरा है हमारा त्रिआण्विक अपक्रियाएं, यानी कि ट्राइमॉलिक्यूलर रिएक्शन, ठीक है, ये क्या होती हैं, तो देखिए वही सिंपल डेफिनेशन है, ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें 3 अणु भाग लेते हैं त्रिआण्विक अपक्रियाएं कहलाती हैं। यानी कि ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें 3 अणु भाग लें उन्हें हम लोग कहते हैं त्रिआण्विक अपक्रियाएं, ठीक है। इसका तो देखिए इसका एग्जाम्पल होगा 2FeCl3 + SnCl2, ठीक है, ये दोनों अभिकारक हो गए आपका, और बनेगा क्या लास्ट में आपका 2FeCl2 + SnCl4, ठीक है। अब देखिए इसमें देखिए कितने अणु हैं अभिकारक के, 2 अभिकारक हैं जिनमें से पहले अभिकारक के 2 मॉलिक्यूल हैं और दूसरे के 1, क्योंकि यहाँ पर एक छुपा है, तो देखिए 3 मॉलिक्यूल टोटल हुए, तो इसे हम लोग कहेंगे त्रिआण्विक, ठीक है। तो ये सब बहुत सिंपल चीज़ें हैं जो कि आपको जानना जरूरी था, मैंने बता दिया, ठीक है। अब एक लास्ट हमारा आता है टॉपिक, वो है क्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर। जैसे कोटि हमने पढ़ा प्रथम, द्वितीय, तृतीय, शून्य, वैसे आणविकता हमने पढ़ा एकाणुक, द्विआण्विक, त्रिआण्विक, तो इसमें अंतर देखेंगे। तो देखिए फर्स्ट अंतर है, पहले हम अपक्रिया की कोटि देखते हैं। यह एक प्रायोगिक मान है जिसे प्रयोगों से प्राप्त अपक्रिया के वेग समीकरण से प्राप्त किया जाता है। देखिए प्रायोगिक मान है, ठीक है, जिसे हम वेग समीकरण से प्राप्त करते हैं। अपक्रिया की कोटि क्या है, अपक्रिया की आणविकता, यह एक सैद्धांतिक मान है जिसे अभिक्रिया के आधार पर ज्ञात किया जाता है, यानी कि यह एक सैद्धांतिक मान है, दोनों में यह अंतर है, ठीक है, फर्स्ट। सेकंड देखिए क्या है, कोटि शून्य, पूर्णांक तथा भिन्नात्मक हो सकती है, यानी कि कोटि शून्य भी हो सकती है, पूर्णांक भी और भिन्नात्मक तीनों हो सकती है, जबकि अपक्रिया की आणविकता शून्य एवं भिन्नात्मक नहीं हो सकती, यह केवल प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3 हो सकती है, ठीक है, ये शून्य और भिन्नात्मक नहीं हो सकती। तीसरा कारण है कि अपक्रिया की कोटि अपक्रिया के वेग और अपकारकों की सांद्रता के मध्य संबंध बताती है। आणविकता अपक्रिया के विशिष्ट पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को दर्शाते हैं। तो ये आपका 3 अंतर हो गया, ठीक है। एक फार्मूला मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, वो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, कि K = आपका एक फार्मूला होता है 0.693/T², ठीक है, ये अर्ध आयुकाल का फार्मूला होता है, इसको याद रखिएगा, ये फार्मूला आपके काम आने वाला है न्यूमेरिकल में। इसे इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं कि T½ = 0.6